हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का अपना अगला टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के रोग में कैसा आहार रोगी को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होम साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर रोज़ मिलेंगी। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आराम से मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अतिसार में क्या प्रभावित होता है? सबसे पहले तो यह ध्यान दीजिए, अतिसार में हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है, यानी ये पेट से संबंधित बीमारी है। हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता और रोगी को पतले दस्त होते हैं। तो यह इसका लक्षण है, किसका? अतिसार का। ठीक है, पतले दस्त होना अतिसार का लक्षण है। और दस्त होने से क्या हो जाता है कि रोगी के शरीर में जल की कमी होने लगती है, जिससे क्या होता है, रोगी को कमजोरी होने लगती है, बेहोशी की स्थिति की जो है उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए रोगी को कैसा भोजन दिया जाना चाहिए? तो जल की कमी है तो जाहिर सी बात है रोगी को तरल पदार्थ और सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह भोजन ठीक से पच भी जाए और उसके शरीर में पानी की कमी भी ना हो। ठीक है, इस बात से नहीं डरना चाहिए कि फिर से दस्त होगा। इस डर से भोजन न करना ये गलत बात है। इससे पुनः दस्त होगा, इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और तरल पदार्थ का जो है वो सेवन करना चाहिए। ठीक है, ठोस पदार्थ का पाचन कठिन होता है इसमें, अतः ठोस पदार्थ नहीं देने चाहिए। क्या क्या देना चाहिए? देखिए, घुटी हुई खिचड़ी यानी एकदम पतली खिचड़ी, मुलायम फुल्का, मूंग की दाल, सब्जी, दही या मट्ठा। यानी कि जब पाचन तंत्र प्रभावित होता है तो दूध से बचना चाहिए। दूध के स्थान पर दही का या फिर मट्ठा, जिसे कि छाछ भी कहते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह दूध से ज़्यादा पाचनशील होता है, सुपाच्य होता है। सूजी, साबूदाना तथा कुछ फल और फलों के रस जो है वह देने चाहिए, जिससे कि रोगी को पौष्टिक भोजन के साथ साथ सुपाच्य भोजन भी मिले, उसके बॉडी में कहीं से भी किसी भी पोषण की कमी न होने पाए। ठीक है, दही के साथ पका केला मथ कर देना भी लाभप्रद होता है। इस तरीके से बताया गया है कि कैसा कैसा भोजन रोगी को देना चाहिए। कच्चा केला उबालकर दही के साथ तरकारी बनाकर या नमक नींबू के साथ बनाकर चाट बनाकर देना चाहिए। कच्ची पक्की सौंफ खाने से भी जो है वह लाभ होता है। नींबू भी लाभ पहुंचाता है। अतः भोजन के साथ ध्यान दीजिए, भोजन के साथ पीने के पानी में नींबू को निचोड़ के देने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। फलों में क्या नहीं देना चाहिए? तो देखिए, फलों में पपीता नहीं देना चाहिए, यानी कि जो फल पचने में कठिनाई होती है जिनको, तो वैसे फल जो है वह नहीं देने चाहिए, जिससे कि पाचनशीलता में कठिनाई हो और जो है रोगी को ज़्यादा दिक्कत हो जाए। बेल उपलब्ध हो तो रोगी को थोड़ा सा देना चाहिए। दूध के स्थान पर, देखिए ध्यान दीजिए, दूध के स्थान पर हॉर्लिक्स या दही देना चाहिए। अभी मैंने बताया कि दूध पचने में कठिनाई होती है, दूध पाचन में, तो उसके स्थान पर दही का उपयोग करना चाहिए। लावा, जिसे कि खीले कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य होता है, वह भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि एक सेब के छिलके के साथ भाप में उबालकर ठंडा होने पर छील के मत लें और दही के साथ मिलाकर रोगी को दें। इस तरीके से देखिए बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, अधिक वसा और गरिष्ठ चीज़ें, मिठाई, पकवान या बाहर से बनी कुछ भी चीज़ें रोगी को नहीं दी जानी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे पेचिश में कैसा भोजन देना चाहिए। तो देखिए, पेचिश, इस रोग में भी पाचन तंत्र ही प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, आंतों में घाव हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या था अतिसार में कि दस्त होने लगते हैं। दस्त होना उसका लक्षण है अतिसार का। ठीक है, और उसमें क्या है कि भोजन जो है वो पचता नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें पाचन तंत्र तो प्रभावित होता है, परंतु इसमें आंतों में हमारे घाव हो जाते हैं। इसलिए रोगी को ठोस और कड़ा भोजन नहीं देना चाहिए, जिससे कि आंतों को ज़्यादा काम करना पड़े और जो है चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इसलिए कैसा आहार देना चाहिए? तो सुपाच्य और हल्की चीज़ें दी जानी चाहिए, जैसे कि घुटी हुई खिचड़ी, दही, चावल, इस तरीके से जो अभी मैंने पिछली बताया है, वही सब सारी चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि भोजन वही देना चाहिए जो कि जल्दी से पच सके और हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी भी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। दूध के स्थान पर, फिर से वही बात, दूध के स्थान पर दही का प्रयोग करना चाहिए। दही पचने में जो है वह आसान होती है, इसलिए दूध के स्थान पर दही का प्रयोग करना चाहिए। फल और फलों का रस तथा मांसाहारियों को मांस का जूस भी दिया जाता है। पका केला या कच्चा केला उबालकर दही के साथ खाना लाभ पहुंचाता है। इस रोग में
थोड़ा सा बेल या बेल का शरबत देना भी क्या हो जाता है, लाभदायक होता है बेल का शरबत, ठीक है, क्योंकि ठंडा होता है, पेट में जाएगा तो आराम पहुंचाएगा, ठीक है। थोड़ी सी अधबुनी सौंफ दिन में 2-3 बार खाना भी लाभ पहुंचाता है। दही के साथ उबला हुआ सेब मत कर देना इस रोग में लाभप्रद होता है। इसमें जल की कमी हो जाती है, अतः जल अधिक मात्रा में देते रहना चाहिए, ठीक है। रोग मुक्ति के पश्चात धीरे धीरे संतुलित आहार भी दिया जा सकता है। आगे देखते हैं गैस्ट्रोनाइट्रिस में, यानी यह पेट से संबंधित वायु विकार है। यह रोग वायु विकार के कारण होता है, यानी पेट में जब गैस बनने लगती है ना, तो उसी को कहते हैं गैस्ट्रोनाइट्रिस। यह रोग वायु विकार के कारण होता है। जब पेट में वायु अधिक बनती है तब रोगी अत्यधिक व्यथित तथा पीड़ापूर्ण हो जाता है। यदि वायु मस्तिष्क में पहुंच जाए तो आदमी पागल भी हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस रोग में गैस अधिक बनती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कारण देख लीजिए, असमय भोजन, बिना भूख के भोजन, यानी भूख नहीं भी लगी है फिर भी कुछ भी खा लेना, तली हुई वस्तुएं अधिक खाना, न खाने योग्य पदार्थ को भी खाना, जैसे बासी या सड़े गले भोजन को भी कभी कभार खा लेना, उससे भी गैस बनने लगती है। अत्यधिक चाय, तंबाकू, सुर्ती, जर्दा, इन सब से भी क्या हो जाता है, पेट में गैस बनने लगती है। अतः इस रोग का प्रमुख कारण आहार संबंधी दोष है। ध्यान दीजिएगा, कोई बीमारी नहीं है, केवल हमारे खाने पीने में जो है हमारे खाने पीने के दोष के कारण ही यह रोग हो जाता है। यह रोग बालक, वृद्ध सभी में, यानी किसी में भी यह हो सकता है, परंतु बालकों में इसके परिणाम जलहीनता अपेक्षाकृत शीघ्रता से होने के, यानी जल यानी पानी का सेवन कम करने से क्या बच्चों में यह बहुत ही जल्दी हो जाता है और यह बहुत ही घातक होता है। रोग का उपचार घर पर किया जाए या अस्पताल में लिया जाए, यह रोग के तीव्रता पर निर्णय करता है, यानी कि कैसा बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो दिखाना जाना चाहिए, अगर कम बन रही है तो फिर गैस पे घर पे ही कुछ उपचार करके इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस रोग में पेट में दर्द उठता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, देखिए, इसमें अदरक, नमक, पपीता, परवल, गुलर, कद्दू, कच्चा केला, बथुआ, गाजर, टमाटर, पके बेल का गूदा, खजूर, मुनक्का, अंजीर, इन सब का प्रयोग करना क्या होता है, गैस्ट्रोनाइट्रिस में लाभदायक होता है, ठीक है। बाकी चीज़ समझ में आ गई। और तरल पदार्थ देना चाहिए, ठोस पदार्थ अगर न पचे तो रोगी को तरल पदार्थ दिया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मियादी बुखार, जिसे कि टाइफाइड भी कहते हैं, इसमें कैसा आहार दिया जाना चाहिए। तो देखिए, यह रोग भी आंत से ही संबंधित है। इसमें आंतों में क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं। इसमें रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, ठीक है। इसमें रोगी को क्या करना चाहिए, पूर्ण विश्राम देना चाहिए। पहले क्या था कि केवल तरल आहार दिया जाता था, लेकिन आजकल सामान्य भोजन भी जो है वो डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप सामान्य भोजन भी दे सकते हैं। ध्यान बस इतना देना रहता है कि वसा और मसाले का प्रयोग एकदम ना के बराबर हो, ठीक है। अगर वसा और मसाले का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाता है, जो घाव होता है वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होते, उनमें जो है वह पीड़ा होती है, जिससे कि और भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए वसा और मसालों का प्रयोग जो है इसमें वर्जित होता है। किसमें, मियादी बुखार, जिसे कि हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं। इसमें हल्का, मुलायम और सुपाच्य भोजन जो है वह दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि खिचड़ी हो गए, दलिया हो गए, जो कि पचने में आसानी हो, ऐसा भोजन रोगी को दिया जाए और पौष्टिकता की भी कमी हमारे बॉडी में न रहे, ठीक है। तो ये हो गया टाइफाइड से रिलेटेड कुछ बातें। अब देखते हैं मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, तो देखिए, जी घबराना, बेचैन रहना, उल्टी होना, शरीर का ताप कुछ समय के लिए बढ़ जाना, ये सब क्या है, यह सब मलेरिया के लक्षण है, ठीक है। मलेरिया के सारे लक्षण हैं। ज्वर चढ़ने की स्थिति में रोगी को केवल तरल भोजन दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ठोस आहार देंगे तो उसे बार बार क्या होगी, उसे बार बार उल्टी होगी, भोजन पचेगा नहीं और उल्टी हो जाएगी। इसलिए कैसा भोजन देना चाहिए, तो भोजन तरल देना चाहिए, जैसे नींबू का शरबत, मौसमी का रस, नारंगी, सब्जियों का सूप, दूध, इस तरीके से चीज़ों को दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए, इसके अतिरिक्त कोई अन्य भोजन यानी कि ठोस भोजन कोई भी नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि पचेगा नहीं और जो है रोगी को उल्टी होना शुरू हो जाएगा। ज्वर उतरने पर ही सूजी, साबूदाना खिचड़ी तथा हरी सब्जियों का दलिया, दाल का पानी आदि चीज़ें जो है रोगी को दी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? अब यह देखिए, ये थोड़ी सी एक चार्ट है, यहाँ पर यह दिखाया गया है कि रोगी को कैसा जो है वह आहार एक दिन में दिया जाना चाहिए। ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। अब आगे देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं 6 रोग, जिसे कि तपेदिक, राग, जक्षमा और टीबी भी कहते हैं, ठीक है।
यह रोग जिसे एक बार हो जाता है उसे जीवन भर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा से भी लापरवाही हो जाती है तो इस रोग के उभरने की प्रबल संभावना जो है वह रहती है। ठीक है, यानी कि एक बार ठीक हो जाता है तो ऐसा नहीं कि फिर दोबारा नहीं हो सकता। अगर लापरवाही करेंगे तो यह रोग फिर से जो है वह हो सकता है। इस रोग में रोगी को उचित और अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए कि किस रोग में रोगी को उचित और अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, तो तपेदिक यानी कि क्षय रोग, टीबी में रोगी को अधिक पोषण और उचित पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे उसमें रोग पर विजय पाने की शक्ति बनी रहे। इसी से उसे पौष्टिक भोजन चाहिए। दूध और फलों की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। तो दूध और फलों की मात्रा किस रोग में अधिक लेनी चाहिए, तो क्षय रोग में अधिक लेनी चाहिए। अगर बहुत दूध पीना अच्छा नहीं लगता है तो उसे दही या मट्ठे के रूप में भी लिया जा सकता है, उतना ही लाभ पहुंचाता है जितना कि दूध के रूप में। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि केवल शाकाहारी भोजन, नहीं, मांसाहारी भोजन भी किया जाना चाहिए, दिया जा सकता है। ध्यान रखिए कि बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाला ना हो। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ करने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि व्यक्ति सदैव पौष्टिक भोजन करता रहे। दूध तथा फल विशेष रूप से कुछ अधिक मात्रा में बराबर नियमित रूप से लेता रहे। फलों में विटामिन होते हैं जिनसे शरीर को रोगों के जीवाणुओं से लड़ने की जो है वह क्षमता प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, ये है तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति की एक दिन की आहार तालिका। ध्यान दीजिए, इससे आप लोगों को अंदाजा लग जाता है कि किस चीज़ में, किस रोग में कैसा आहार और कब देना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर चीज़ें अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब लगाते हैं कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर, जिससे कि चीज़ें और भी अच्छे से हम लोगों को आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रोगी का भोजन होना चाहिए, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, तो गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या फिर बिना पका। तो रोगी का भोजन जो है पोषक तत्वों से युक्त और सुपाच्य यानी कि जल्दी से पच जाए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, तो सुपाच्य होना चाहिए। प्रोटीन पाया जाता है, तो हम कई बार मैंने बताया आप लोगों को, तो इन सब में देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दूध में। किस रूप में पाया जाता है, तो केसीन के रूप में। किसी भी रोग में कमज़ोर हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कैसा आहार देना चाहिए, तो अधिक पौष्टिक भोजन देना चाहिए। नहीं, ज़्यादा पौष्टिक दे देंगे तो क्या होगा, भोजन जो है पचेगा नहीं और जो है चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। दूसरा है पौष्टिक किंतु सुपाच्य भोजन। पौष्टिक, सुपाच्य तथा हल्का भोजन, केवल दूध नहीं, पौष्टिक किंतु सुपाच्य यानी पोषक तत्वों से युक्त तो होना चाहिए भोजन, और वह जल्दी से पच जाए ऐसा भोजन देना चाहिए। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। मलेरिया बुखार के समय जब ज्वर न हो तो भोजन कैसा देना चाहिए, यानी कि जब बुखार की अवस्था हो तब तो जो है ध्यान देना चाहिए, और अगर बुखार की अवस्था ना हो तब कैसा भोजन दिया जा सकता है, तो पौष्टिक और संतुलित भोजन जो है वह दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। तो अतिसार में क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अतिसार का लक्षण है दस्त होना। तो ऐसा भोजन दिया जाना चाहिए कि जो कि हमारी बॉडी में जल की मात्रा जिससे बनी रहे। तो इस तरीके का भोजन क्या है, तरल भोजन जो है वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि जल की मात्रा हमारी बॉडी में बनी रहे और पोषक तत्वों की भी कोई कमी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का पानी दिया जाता है, तो चावल का पानी किसके लिए दिया जाता है, तो क्षय रोग के रोगी के लिए, अतिसार के रोगी को, मलेरिया के रोगी को, या फिर तीव्र ज्वर के रोगी को। तो देखिए, चावल का पानी दिया जाता है अतिसार के रोगी को, क्योंकि इसमें तरल भोजन दिया जाता है जो कि पचने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब्ज के रोगी का आहार है। कब्ज के रोगी का आहार, देखिए जो कब्ज ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें कि व्यक्ति को दस्त होने में कठिनाई होती है। ठीक है, यह होते हैं मेनली हमारे भोजन में कुछ दिक्कत हो जाए या फिर असमय भोजन, गरिष्ठ भोजन में कुछ तरीके की कमी होने से ही इस तरीके का रोग जो है वह हो जाता है, जिससे कि दस्त होने में कठिनाई होती है। सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि आप पानी का प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए पानी जो है हमेशा पीते रहना चाहिए। तो कब्ज के रोगी को कैसा आहार दिया जाना चाहिए, तो ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जिससे कि दस्त आसानी से हो जाए। तो इन सब में वो है रेशेदार पदार्थ। फाइबर युक्त भोजन किसको दिया जाना चाहिए, तो कब्ज के रोगियों को फाइबर युक्त भोजन दिया जाता है, जिसे कि रेशेदार पदार्थ भी कहते हैं। आहार में कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन से रोग में कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है क्या, हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ऊर्जा। ठीक है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तपेदिक नहीं,
एनीमिया या तो रक्त से संबंधित है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और अगर ऊर्जा अधिक मात्रा में संचित हो जाती है और वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है तो क्या हो जाता है, वो हमारे जो इसकी ऊर्जा यानी जो शक्कर होती है वो हमारे रक्त में घुलने लगती है, हमारे जो है रक्त में घुलने लगती है और मधुमेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किस पे? तो मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं। लू लगने पर रोगी को पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? तो गर्म चाय। बिल्कुल गलत। तो लू लगेगा तो गर्म चाय पिएगा? नहीं। गर्म दूध? नहीं। आम का पन्ना? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, आम का पन्ना, क्योंकि आम का पन्ना ठंडा होता है, इसलिए लू लगने पर आम का पन्ना जो है वह पीना चाहिए। अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? नरम व तरल आहार देना चाहिए। इससे दस्त की समस्या होती है, इसलिए उसे नरम, तरल और पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन जो है वह दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया के रोगी को देना चाहिए। मलेरिया के रोगी को क्या देना चाहिए? तो देखिए मलेरिया के रोगी को दूध देना चाहिए। ठीक है, बाकी भोजन तो है लेकिन दूध आवश्यक है, जिससे कि पौष्टिक तत्व जो है वह मिलते रहें। आगे देख, क्षय रोग के रोगी को कौन सी वस्तु हानि पहुंचाती है, यानी क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? तो मौसमी रस वाले फल, मिर्च मसालेदार भोजन, दूध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षय रोग के रोगी को देखिए मिर्च मसालेदार भोजन जो है वह नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें नुकसान कर देती हैं। आगे देखते हैं। फटे दूध का पानी किस रोग में दिया जाता है? ठीक है, फटे दूध का पानी किस रोग में दिया जाता है? तो मियादी बुखार, तपेदिक, रक्त अल्पता या फिर पेचिश में। तो देखिए हमारा आंसर सही हो जाएगा मियादी बुखार। मियादी बुखार में यानी टाइफाइड में फटे हुए दूध का पानी जो है वह दिया जाता है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है, क्या प्रतीक है? तो सुंदर बाल, चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियां, इनमें से सभी। तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजर, पपीता और आम से मिलता है, क्या मिलता है? तो देखिए गाजर, पपीता और आम से हमें मिलता है विटामिन ए। विटामिन ए हमें किससे मिलता है? तो गाजर, पपीता और आम से। कैसे, किस रूप में? तो देखिए गाजर, पपीता और आम में कैरोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और यही कैरोटीन हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है, यानी विटामिन ए में बदल जाती है। इसीलिए कैरोटीन को विटामिन ए का प्रीकर्सर कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या है? कैरोटीन है। तो जिस चीज़ में कैरोटीन अधिक पाई जाती है उसमें विटामिन ए, वही कैरोटीन हमारे बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आज का वीडियो, आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।